हाय एवरीवन। सो ये मेजरमेंट टॉपिक है एंड ये 6 सेम जो कि 2022 में पूछा गया है। सो उसका हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग चालू करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव का पहला जो क्वेश्चन आया था वो था एक्सप्लेन द टेम्परेचर एंड द फ्रिक्शनल एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो बेसिकली टेम्परेचर कोई भी हमें एमीटर है या वोल्ट मीटर है, तो अगर हमें टेम्परेचर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरिंग के लिए, तो हमारे सराउंडिंग चेंज के कारण, ड्यू टू सराउंडिंग चेंज, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर चेंजेस होता है, ठीक है। सो दैट द करेंट पासिंग थ्रू द मीटर इज अफेक्टेड एंड हेंस द मीटर इट्स रॉन्ग और एरर वैल्यू। क्या होता है कि कोई एमीटर ही देख लीजिए, ठीक है। सो हम लोग एमीटर को देखते हैं, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर विच इज RM, राइट। इधर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, तो ये जो RM है हम जानते हैं कि ये कोई रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। R01 प्लस अल्फा डेल टी, राइट। सो बेसिकली क्या होगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर के चेंज होने के कारण हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का वो चेंज होगा, ठीक है। उसको चेंज होने से क्या होगा कि हम जो डिजायर वैल्यू है उससे, एक्चुअल वैल्यू से हमारा जो मेजरिंग वैल्यू है वो डेविएट कर जाएगा, ठीक है। सो उसके कारण हमारा एरर आ जाएगा, राइट। उसी तरह वोल्ट मीटर में भी होगा, ठीक है। दूसरा है फ्रिक्शनल एरर। तो बेसिकली जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो द फ्रिक्शनल प्रोड्यूस्ड इन द बेयरिंग कॉज, राइट, error in the measurement of the unknown quantity. To reduce this error, the torque to weight ratio should be high. See, मेरा यहाँ पॉइंटर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बियरिंग रहता है, ठीक है। अब जैसे मेरा पॉइंटर डेविएट होगा, राइट, इधर की तरफ, सो ये बियरिंग जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, राइट। और उसी फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि हमारा डिजायर वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से मेरा जो मेजर वैल्यू आ रहा है वो डेविएट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एरर, राइट। सो इस एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरा टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरा टॉर्क टू वेट रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि टॉर्क शुड बी हाई एंड वेट शुड बी लो, राइट। वेट इसलिए लो होना चाहिए कि चूंकि हमारा वेट क्या होता है, mg होता है, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू mg। m कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, राइट, mg, सॉरी। तो ये था, राइट ना। नेक्स्ट में देखिए, पहला था, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, राइट ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस एनी 3 एरर ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स PMMC, ओके, दैट मीन्स PMMC, ओके। राइट ना।
सो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एरर किसके किसके कारण आता है? एक तो फ्रिक्शनल एरर, सो द फ्रिक्शन ऑफ द पाइवोट इन द ज्वेल प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल टॉर्क विच अफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, राइट? अभी मैंने बताया फ्रिक्शनल एरर। दूसरा जो है द एरर ओइंग टू वीकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के कारण भी एरर आता है, ठीक है? वीकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज ड्यू टू एजिंग एट द टेम्परेचर इफेक्ट, राइट? The error owing to weakening of the permanent magnet occur very slowly in the good magnet. Good magnet आपके पास है तो बहुत कम आने का चांसेस है, ठीक है? But in the instrument levels to vibrations, change of position and stay magnetic field, I mean in portable instrument, demagnetizing may be considerably accelerated. बस इसमें इतना याद रखिए कि एजिंग के कारण हमारा क्या आता है? एरर आता है। देखिए दिस स्टेटमेंट वी शुड रिमेंबर, राइट? दिस स्टेटमेंट, ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, stray magnetic field error, okay? So the error due to stray magnetic field may be appreciable as the operating magnetic field too weak. This may give rise to wrong reading. Such the error depends upon the direction of stray magnetic field relative to the field of the instrument. Okay, तो stray magnetic field के कारण जो error आता है, ये क्यों आता है? The error due to stray magnetic field may be appreciable as the operating magnetic field to weak. जो हम अपना operating magnetic field है, अगर वो weak है तो उस cause को हम कहते हैं stray magnetic field. उसके कारण भी हमारा जो रीडिंग अफेक्टेड होता है, मतलब को जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर वैल्यू से अलग आता है, ठीक है? राइट, अगला देखिए, व्हाट आर द कॉज ऑफ एरर इन द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में एरर आने का क्या कारण है? देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि जो एक्चुअल रेशियो होता है वो नहीं हो पाता है, उसका एक्चुअल रेशियो से डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पढ़िएगा, इन द करंट ट्रांसफार्मर द प्राइमरी करंट IP शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय टर्न रेशियो, ठीक है? इसको मिटा दीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी करंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई विद द टर्न रेशियो। एक ही बार दो बार आ गया क्या? This difference is contributed by the iron loss component of no load current और core excitation current. मतलब कि एक्चुअल क्यों नहीं आता है, उसका रीजन ये बताया है। रीजन ये होता है कि जो आयरन लॉस कंपोनेंट और नो लोड करंट के कारण ये एरर आता है, ठीक है? इसको हम लोग कोर एक्साइटेशन करंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो कॉज है एरर का, किस में? सीटी में, करंट ट्रांसफार्मर में, वो एक्चुअली किसके कारण आता है? इसके कारण। दिस डिफरेंस इज कंट्रीब्यूटेड बाय द आयरन लॉस कंपोनेंट और नो लोड करंट और कोर एक्साइटेशन करंट, ठीक है? द एरर इन द करंट ट्रांसफार्मर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस इज कॉल्ड द करंट रेशियो, करंट एरर और रेशियो एरर, ठीक है? करंट एरर और रेशियो एरर, ठीक है? रेशियो एरर, ठीक है ना? ये था सी पार्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग को ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, 2-2 नंबर का है। नाउ अगला है कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि लिमिटेशंस क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का? व्हीटस्टोन ब्रिज का जनरली हम लोग यूज करते हैं मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है? सो पहला लिमिटेशन आपको ये है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग लो रेसिस्टेंस बिकॉज लीड रेसिस्टेंस अफेक्ट इज नॉट एलिमिनेटेड। अब लीड रेसिस्टेंस एलिमेंट क्या है? ये स्मॉल रेसिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम इसको लो में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग लो के लिए केल्विन डबल ब्रिज स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें हम लीड रेसिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है? लीड रेसिस्टेंस को हम लोग
एलिमिनेट कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है कि लो रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अगर हम लो रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वहां लीड रेसिस्टेंस एलिमिनेट नहीं होता है, यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन हो जाता है जिसके कारण हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट। दूसरा है द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज इज अफेक्टेड ड्यू टू लीकेज करंट इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज का सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि स्मॉल इनपुट को डिटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जो सेंसिटिविटी ब्रिज है वो अफेक्ट होता है किसके कारण, लीकेज करंट के कारण। सो हेंस नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हाई रेसिस्टेंस के लिए हम लोग जनरली मेगार का यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज, तो दो लिमिटेशन है, एक तो लो रेसिस्टेंस में यूज कर सकते हैं ड्यू टू लीड रेसिस्टेंस, एक हाई रेसिस्टेंस यूज नहीं कर सकते ड्यू टू लीकेज करंट, राइट। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन जनरल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर बेसिकली किस पे काम करता है, एक मीटर ब्रिज लगा रहता है, ठीक है, ये हमारा जॉकी पॉइंट रहता है, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर यूज, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जनरली लगा है यहाँ पे इसको शो कराना रहता है जीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये जॉकी पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर दोनों को हमें इक्वल करना रहता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यूज जो होता है हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस में फाइंड करने के लिए यूज करते हैं बैटरी के, एंड दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी हम लोग ये पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। So the basic principle of the potentiometer is that the potential drop across any section's wire will be directly proportional to the length of wire, ठीक है, directly proportional to the length of wire provided the wire is of a uniform cross sectional area and a uniform current flow through the wire, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो रेशियो होना चाहिए ईएमएफ और लेंथ ऑफ वायर का मीटर ब्रिज का, उसका रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। E1 by E2 शुड बी इक्वल्स टू L1 by L2, ठीक है। इसका यूज हमको समझ में आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल का हम लोग बनाने में इसका बहुत हेल्प होता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अगला है एक्सप्लेन ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। अच्छा, ईडी करंट होता क्यों है? ईडी करंट जो है वो बेसिकली ईडी करंट आर loops of electrical current induced within conductor by a changing magnetic field in the conductor according to the Faraday's law of induction। आप लोग 10+2 में पढ़े भी होंगे Faraday's law of electro। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है और उस ईएमएफ के कारण करंट आता है जो कि कॉज को अपोज करता है, that is called Faraday law of induction। So ED currents flow in the closed wire within conductor, okay, in plane perpendicular to the magnetic field, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ईडी करंट है, राइट। सो ईडी करंट आप क्या है कि जब आप सप्लाई करंट दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर अल्टरनेटिंग कर दे तो मतलब इतना समझिए कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, हम लोग पढ़े भी हैं E बराबर d∅dt, राइट। तो जब हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज, चेंज मीन्स इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, सो इट विल चेंज एंड आई विल इंड्यूस, ओके, आई विल इंड्यूस, ओके। सो हम लोग ईडी करंट को हम लोग कहीं कहीं पे इसका बेनिफिट होता है, कहीं कहीं पे हम लोग इसको लॉस भी करता है, ठीक है। तो हम लोग मेजरमेंट में इसका डैम्पिंग टॉर्क में भी यूज करते हैं, ठीक है, पीएमएमसी में। दूसरा है कि व्हेन इज दूसरा क्या था, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? तो व्हेन इन द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है,
मैग्नेटिक मटेरियल इट में भी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक अच्छा मटेरियल होता है क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सो मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज H, the molecules of the magnetic material are aligned in one perpendicular direction, ठीक है, and when its magnetic force is reversed in the opposite direction, the internal friction of the molecules magnet oppose the reversal of magnetism resulting in the magnetic stresses, ठीक है। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वन पर पार्टिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं था, ये पार्टिकुलर था। सो वन पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता है व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फोर्स। जब हम उस मैग्नेटिक फोर्स को हटाते हैं, ठीक है, इज द रिवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब हम लोग उसको हटा के रिवर्स करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो द इंटरनल फ्रिक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स परमानेंट, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूलर मैग्नेट अपोज द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजिंग, जो हम मैग्नेटाइजिंग का जो डायरेक्शन था वो पहले जो उसको अब अपोज करेगा, ड्यू टू अपोजिशन ये हिस्टेरेसिस लॉस आता है, ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है, एक्सप्लेन द ट्रांसफर characteristics of the digital to analog converter, DAC, right, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ओके, गिवन कंडीशन, विद गिवन कंडीशन। सो द रिलेशंस बिटवीन डिजिटल इनपुट वर्ड along output V output and the reference voltage VR is given by this, ठीक है, राइट, ये रेफरेंस वोल्टेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V इन, ठीक है, B1 2 की पावर -1, B2 2 की पावर -2, B3 2 की पावर -3 एंड सो ऑन, ठीक है। B1 B2 B3 क्या है कि इनपुट जो हम डिजिटल में देते हैं, मान लीजिए कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, देखिए यहाँ इनपुट दिया गया है 0001 B1 B2 B3 एंड B4, राइट। सो 0001 0001, ठीक है, 0010, सो 4 इनपुट देंगे तो मेरे पास कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 16, तो 16 कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग, ये क्या है, ये आउटपुट है, डिजिटल मैंने दिया, एनालॉग मुझे मिला, तो डिजिटल देने से एनालॉग का आउटपुट आएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है, प्लस Bn टू द पावर -n, ठीक है। सो दिस इज द एनालॉग आउटपुट, ठीक है। इसी को हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो आप देखिए इनपुट जैसे जैसे मैंने बढ़ाया, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनपुट मेरा जो एनालॉग आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा है, समझ रहे हैं, ये मेरा क्या हो रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा है, राइट। और ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, राइट, विद मैक्सिमम इनपुट। व्हाट इज द मैक्सिमम इनपुट हियर, राइट ना। सो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द analog, digital to analog conversion. Digital to analog means we have to give the input as a digital and we get the output as a analog, and by this formula we can find the V output as a analog by using the binary number, okay, as the input. Now see, what is a low power factor electrodynamometer type wattmeter, ठीक है। So see, wattmeter
The structure of wattmeter first we have to understand, okay? This is the pressure coil or potential coil with resistance Rs, okay? And this is the current coil. We connected the current coil with some load, and we connect this terminal with supply voltage, ठीक है? तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ द पावर इन द सर्किट हैविंग लो पावर फैक्टर by an ordinary electrodynamometer wattmeter is difficult and inaccurate. difficult होता है और inaccurate भी मेजर करता है. उसका रीजन है the deflecting torque because small due to low power factor. हमको पता है कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, ठीक है, दोनों के करंट और उनके पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, लोड की पावर फैक्टर. तो अगर लो पावर फैक्टर हमको मेजर करना है तो पहली चीज तो एरर ये आ रहा है कि जो इनएक्यूरेट क्यों आ रहा है कि पहला रीजन ये है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम स्मॉल ड्यू टू लो पावर फैक्टर. ये टीडी आपका स्मॉल हो जा रहा है ड्यू टू लो पावर फैक्टर, ठीक है, राइट नो. नेक्स्ट, एरर आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है. एरर किसके कारण दूसरा आ रहा है? इंडक्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल के कारण, ठीक है. इसको आप एलपी भी लिख सकते हैं, एलपी, राइट. तीसरा जो है द फॉर द इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द लो वैल्यू ऑफ सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आरएस. क्यों इसको लो रखना है? क्योंकि ये भी एरर आएगा आई स्क्वायर आर लॉस हीटिंग इफेक्ट, राइट. सो हमें इसको लो रखना है और तब हमको इसको बढ़ाना है. किसको बढ़ाना है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को. कैसे बढ़ेगा? जब यहाँ पे जो स्मॉल था उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है. तो इसलिए हम इसके सीरीज में क्या करते हैं ना, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक कंपनसेटिंग कॉइल को लगा देते हैं, ठीक है. दिस इज द कंपनसेटिंग कॉइल. ठीक है. इसके साथ इसमें भी एक कैपेसिटर ऐड करते हैं फ्रिक्शनल एरर को, फ्रिक्शन का फ्रीक्वेंसी एरर को हटाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है, राइट ना. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ द लो पावर फैक्टर, ठीक है. किसके कारण आया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम लो. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट and the constant of inertia of galvanometer, right. See, displacement constant किसको बोलते हैं? उसको समझने से पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पता क्या होता है. देखिए, ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन ए बी, है ना, राइट. आई कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है के थीटा लगाते हैं. तो पॉइंटर आपका स्टेडी स्टेट में रहेगा जब ये दोनों बराबर हो जाएगा. यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला एन ए बी, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट. मीन्स अगर करंट आपको मेजर करना है, सप्लाई करंट बढ़ाइए, थीटा आपका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ज्यादा मेजर करके देगा, ठीक है. अकॉर्डिंग लिनियर डिपेंड करता है ये पीएमएमसी में. सो इसको जो हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ओके, राइट. दूसरा क्या है?
ये आगे यहाँ लिखा भी हुआ है NBA। एन क्या है? एन आपका है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। बी आपका है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। फील्ड डेंसिटी, ठीक है। एंड ए आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। नाउ दूसरा है इनर्शिया, कांस्टेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है ना तो ड्यू टू इनर्शिया वो अपोजिशन फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, जी को हम लोग बोलते हैं। सो द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अपोज द मोशन, दस इनर्शिया प्रोड्यूस रिटार्डिंग टॉर्क, ओके। और ये जो रिटार्डिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है? TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा, J D स्क्वायर थीटा अपॉन DT स्क्वायर, okay. This is the alpha angular displacement, sorry, acceleration. We can use also J alpha, right? J into alpha, okay. This is J called constant of inertia। 2 नंबर में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत, ठीक है। अगला है राइट द एडवांटेज एंड प्रिकॉशंस टू बी कंसीडर्ड फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहली बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग मेजर यूज करते हैं वो लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था इसने इसी क्वेश्चन में इसके पहले कि पूछा था लिमिटेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो लो इसलिए मेजर नहीं करते क्योंकि लीड रेसिस्टेंस को हम लोग एलिमिनेट नहीं करते हैं। हाई इसलिए मेजर नहीं करते हैं लीकेज के कारण, ठीक है, लीकेज करंट। तो अब पूछ रहा है कि बताइए हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिकॉशन होना चाहिए और उसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। सो एडवांटेज ये है कि ये हाई प्रिसीजन होता है, ठीक है। ये हाई प्रिसीजन मतलब इसका गुड प्रिसाइज में होता है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आप लोगों को पता होगा। The Wheatstone bridge is known for its high accuracy and precision in the measuring electrical resistance, right? So this is due to use of balanced bridge circuit। ये balanced bridge circuit पे काम करता है जिसके कारण इसका जो एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है दोनों बेटर है, मतलब प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है, which minimize the effect of a small fluctuation in the circuit, ठीक है। वर्सैलिटी सेकंड में करना चाहिए, इसको 1 कर लीजिएगा यहाँ पे और इसको सेकंड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर अ वाइड रेंज ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फ्रॉम अ फ्यू ओम्स टू द सेवरल मेगा ओम्स मेकिंग इट ए वर्सेटाइल टूल्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब इसका ये मतलब नहीं हो कि मैं बहुत बड़ा अगर मेगा ओम है तो मैं इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि मीडियम रेसिस्टेंस का अपना एक रेंज होगा। अब माइक्रो ओम होगा या छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट में अगर हमको छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस मेजर करना हो तो फिर मैं इसका यूज नहीं करता हूँ क्योंकि लीड रेसिस्टेंस हमारा एलिमिनेट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हम मीडियम रेसिस्टेंस में का यूज करेंगे, बट मीडियम रेसिस्टेंस का भी अपना एक रेंज होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हाई हो गया तो फिर मैं इसका यूज नहीं करेंगे ड्यू टू लीकेज करंट, ठीक है। मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा, मेजर करेंगे भी तो लीकेज में चला जाएगा, एरर ज्यादा दे देगा, ठीक है। दूसरा, हमें क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए?
तो पहला कैलिब्रेट द इक्विपमेंट, पहला क्या है, कैलिब्रेट द इक्विपमेंट। The equipment before starting the experiment, make sure all the equipment such a Wheatstone bridge, power supply and voltmeter are properly calibrated. ठीक है, this will help ensure accurate measurement and reliable result. ठीक है, तो ये कुछ हमको प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे बिफोर यहाँ लिखा भी है, स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट मेक श्योर ऑल द इक्विपमेंट सच एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, पावर सप्लाई एंड जो भी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसको, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको, एंड द वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है, एंड प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिकॉशन है, छोटा सा है प्रिकॉशन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर यूजिंग। देखिए, लो प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोकपल वैक्यूम गैग का यूज करते हैं, दूसरा है पिरानी गैग का यूज करते हैं, तीसरा है आयोनाइजेशन टाइप वैक्यूम गैग का हम लोग यूज करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द लो प्रेशर। ठीक है, पहला जो है थर्मोकपल गैग है, राइट। सो द थर्मोकपल इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द हीटिंग वायर। इसका फिगर होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ पे, राइट, सी दिस इज द सप्लाई। ओके, ये हमारा सप्लाई है, एक सेकंड, ठीक है। नाउ ये जो मेरा हीटर है और ये जो थर्मोकपल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये हमारा पीएमएमसी है जो डायरेक्टली वोल्टेज को मेजर करके कैलिब्रेट करता है प्रेशर। सो ग्लास बॉटल है, ठीक है, कनेक्टेड टू द वैक्यूम प्रेशर टू बी मेजर्ड। हमको जो मेजर करना है, ये हीटर है, हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, राइट। सो जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और ये जो मेरा यहाँ थर्मोकपल लगा हुआ है वोल्टेज के डिफरेंस को, ये थर्मोकपल के इंड्यूस ईएमएफ आएगा थर्मोकपल में, वो पीएमएमसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो मेजर करके आपको दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ एक सप्लाई, या बस सिंपल याद रखिए ये सप्लाई है, इसको कांस्टेंट रखना है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी है इसका हीटर का, वो प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, थर्मोकपल आपका कनेक्टेड है इससे, थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर पे डिपेंड किया, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, पीएमएमसी मेजर करके आपको कैलिब्रेट करके प्रेशर में दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है आपका पिरानी गैग। ये भी हमारा एक टाइप का लो प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब एक काम कैसा करता है, देखिए इसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे एक हमारा मिली एम्पियर लगा हुआ है, यहाँ हम लोग सप्लाई है, ये हीटर एलिमेंट है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है, हीटर एलिमेंट है। तो एयर का प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मोर मोलिक्यूल्स गैस का मोलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा, और इसके हीटर का जो प्रेशर है उसको कम करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने के कारण। और जब टेम्परेचर कम हुआ तो हमको पता है कि जो आर होता है वो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टी, तो फिर ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मेजर करके दे देगा कितना कम हुआ, राइट, यहाँ पे करंट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, यहाँ पे, राइट ना। ओके, ये चीज क्लियर है। तो ये एक्चुअली हमारा टेम्परेचर पे, देखिए फिर से बताते हैं, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है प्रेशर पे डिपेंड किया, प्रेशर बढ़ेगा गैस मोलिक्यूल्स ज्यादा होगा, और वो यहाँ पे जो थर्मोकपल है सॉरी हीटर एलिमेंट है
उसको उसका टेम्परेचर कम कर देगा, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे करंट को मेजर करेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट चेंज होगा। अगला नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन टाइम वैक्यूम गैग। ठीक है, ये है आयोनाइजेशन टाइम वैक्यूम गैग है, ये भी लो प्रेशर गैग है। लो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ सी ठीक है, नाउ इसमें आप देखिए वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें ये ग्रिड है, ये आपका ट्रायल ट्यूब है, ये प्लेट्स है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट जैसे हीट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो इसमें प्रेजेंट जो हमारा गैस मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज करेगा उसको। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो इस ग्रिड के अकॉर्डिंग ग्रिड के पास अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो फिर ये हमारा करंट जो हमारा प्लेट के पास अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन, वो आईपी करंट दिया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और नेगेटिव के कारण कौन सा आया, आईजी। ठीक है, तो हम इस रिलेशन से इसको मेजर कर सकते हैं, जो कि P इक्वल्स टू जो अननोन प्रेशर है वो 1/K इंटू आई पी अपॉन आई जी, इस अकॉर्डिंग ये हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो फिर से बता देते हैं क्या होता है। फिलामेंट हीट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट के पास, नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट के पास। तो जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया आईपी क्रिएट किया, जब यहाँ पॉजिटिव आयन आया आईजी क्रिएट किया। ठीक है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर सकते हैं। P इक्वल्स टू 1/K इंटू आई पी अपॉन आई जी। ठीक है, आई जी कहाँ से आया, आई पी कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट था, कोई बड़ा बड़ा इसमें भास्ट कंस्ट्रक्शन नहीं था कि ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा लिखना और मतलब फिगर बना दीजिए, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए उसका। द थर्मोकपल गैग इज वन ऑफ द मोर कॉमन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गैग, याद रखिएगा इसको, फॉर द वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट इन द, इसको छोड़ दीजिए। A conducting wire get heated when electric current flow through it, right? The rate at which heat is dissipated from this wire depends on the conductivity of the surrounding media. The conductivity of the surrounding media is in turn depend on the density of the surrounding, okay? Right? So the media conductivity of the surrounding media, the conductivity of the surrounding media in turns depend on the density of the surrounding media, that is the lower pressure of the surrounding media. Okay,